नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रेजेंट हैं TCS I-1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में। नहीं रुके ना, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी RRB NTPC टाइपिंग टेस्ट की परीक्षा दे करके आ चुके हैं। तो आइए हम लोग इन स्टूडेंट से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसा रहा इन स्टूडेंट्स का टाइपिंग का एक्सपीरियंस। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि टेस्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग10। इसको आप यूज़ करेंगे, आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड अप्लाई करके आप आसानी से टेस्ट बुक पास को परचेज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा 17 अगस्त से ही हम लोग आपको लाइव कवरेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट बुक के मॉक टेस्ट को यूज़ किया है और उनको बहुत ज़्यादा हेल्प भी हुआ है। तो बताइए कैसा रहा आपका टाइपिंग का एक्सपीरियंस। माइक को थोड़ा ऊपर करिए। सर, मेरा टाइपिंग का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है सर। और हम जो टाइपिंग दिए, मेरा सबसे पहले मेरा कीबोर्ड ख़राब मिला, हमको कीबोर्ड चेंज करवाएं। कीबोर्ड चेंज करवाने के बाद मेरा एग्ज़ाम 5 या 6 मिनट लगभग लेट रहा। और जब मेरा 5 मिनट मतलब कीबोर्ड मेरा जब सही मिलने के बाद भी जब टाइपिंग स्टार्ट किए तो 5 मिनट मेरा टाइपिंग सही हुआ। बाकी जो वहाँ के इन्विजिलेटर थे वो आके वहाँ खड़ा हो गया, बात करने लगे मेरे बगल में। कम से कम 4 से 5 थे। और जब टाइपिंग जो पहले से स्टूडेंट ऑन टाइम स्टार्ट किए थे उन लोगों का टाइपिंग ख़त्म होने के बाद जब निकल रहे थे वो लोग कमेंट करते हुए जा रहे थे कि और तेज़ टाइप करो, कम टाइप करो। इससे मेरा डिस्टर्बेंस हुआ, पूरा एग्ज़ाम मेरा ख़राब गया। हम टाइपिंग सही से एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं। ठीक है, इनको दीजिए। सर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा टाइपिंग का। देखिए, मेरा तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है सर। मैं तो रैंडमली देने आ गया था क्योंकि मेरा जो घर है बहुत सामने, इसलिए मैं सोचा कि चलो दे लेता हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेता हूँ कि कैसा होता है टाइपिंग टेस्ट। अदरवाइज़ मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था टाइपिंग देने में, सामने था इसलिए मैं आ गया। ऐसे टाइपिंग मैं एक ही उंगली से किया तो 900 की स्ट्रोक में मारा एक ही उंगली से। और अब ऐसे पता लगता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया होगा तो मेरे को लगता है कि 2000 से ज़्यादा ही मारा होगा। और जो लोग को सोचते थे कि जिनका कम नंबर है उनका टाइपिंग में भी हो जाएगा, तो अब वैसा कहीं नहीं लग रहा है क्योंकि पैसेज भी बहुत आसान था और लोगों ने लगभग सबने 1500-2000 की स्ट्रोक मारा ही है। तो इसमें भी उन्हीं का होने वाला है जिसका नंबर आई थिंक जिसका ज़्यादा है, कम से कम 10-12 नंबर जिसका ज़्यादा है उसी का होने का चांस है। अगर 1-2 नंबर अगर कोई लीड करता है तो आई डोंट थिंक सो दैट he will be able to qualify the examination. He will have to face the problem. So it's a very tough moment for them, and those person who have achieved very low mark, they have to face problem because they will not get the result in typing test. और आपको जो प्रॉब्लम हुई तो उस समय आपने उसकी कहीं शिकायत की। हमने वहाँ बोला, वहाँ इन्विजिलेटर से मैंने बात किया तो वहाँ पे आए 4-5 लोग और धमकी देने लगे वो लोग कि जो तुम्हारा एग्ज़ाम हो गया, दोबारा एग्ज़ाम तुम्हारा नहीं होगा, चले जाओ, नहीं तो तुमको अंदर करवा देंगे। RPF को बुलवा के बाहर करवा दिया वो लोगों ने पकड़ के। अच्छा, तो रेलवे अधिकारी से बोले बात करवाए तो उन्होंने बात नहीं करवाया। अच्छा, आपने स्टार्टिंग में ही रेलवे अधिकारी से बात करने की बात कही थी। जी ठीक है। और एग्ज़ाम के बाद भी आपने प्रयास किया। जी जी। क्या परिणाम हुआ एग्ज़ाम के बाद का प्रयास का। कुछ नहीं सर, उन लोगों ने धमकी दे के एक्सपेल कर देंगे, तुमको अंदर करवा देंगे और बहुत तरह की धमकी देने लगे उन लोग। अच्छा, बोले कि RPF को बुलवा के फिर बाहर करवा दिया पकड़ के। हाँ, मेरे बात को रखने नहीं दिए उन लोग। अच्छा, ठीक है, इनको दीजिए सर को। सर, थोड़ा ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देंगे जिस तरह से पेपर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। देखिए, ग्रुप डी का भी जितना साइंस का क्वेश्चन है पूरा कॉन्सेप्चुअल हो गया है, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता है जो कोई अगर ग्रुप डी का जो मतलब JSPD का जो साइंस है या फिर रूसेंट साइंस है तो ये सब बुक मतलब समझ लीजिए एकदम बेकार हो गया। आपको फिर मतलब समझ लीजिए कि जो भी मतलब 10 साल 12 साल जो हम लोग पहले तैयारी करते थे मैट्रिक एग्जामिनेशन का, समझ लीजिए वही दोहरा आ गया। अभी पढ़ते हैं तो सारा फिगर याद करना पड़ता है, सारा रूल रेगुलेशन याद करना पड़ता है। मतलब NCERT बुक 9-10 का जो है बस उसको फिर से रटना पड़ रहा है एकदम। मतलब समझ लीजिए फिर हम लोग को मैट्रिक का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा हम लोग का फीलिंग हो रहा है ताकि जितना भी टीचर पढ़ाया है साइंस या फिर जो भी बहुत सारा पब्लिकेशन वाले थे जिन्होंने बुक निकाला है, तो आई डोंट थिंक सो दैट those things will be relevant for our examination, and we have to face problem. So we have to leave that and we have to study as far as possible for NCERT books 9 and 10. So it will be very much useful for us for the examination. We will be able to examination properly. Otherwise you have to face problem if you do not study more and more NCERT books. So मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अगर जो बच्चे NCERT 9-10 का ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो वो बेटर रहेगा उसके लिए। और इतना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पूछ रहा है तो जो NCERT बुक है तो वो उतना ज़्यादा डील नहीं किया, वो तो एकदम हाईलाइटेड चीज़ लिख के रख दिया है, ठीक है। तो मैं जो पढ़ता हूँ और मेरा अधिकतर जो क्वेश्चन सॉल्व होता है, मैं ऐसे जनरली 9-10 का टीचर हूँ तो मैं पढ़ाता हूँ। तो मेरा एक इंग्लिश से बुक आता है एस चांद का, तो उसमें काफ़ी बेहतरीन ढंग से सारा चीज़ को डिस्कस किया गया है। एक एक पॉइंट अगर आप पढ़िएगा तो उसको
ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाइएगा और ज़्यादा नॉलेज मतलब गेन कर पाइएगा। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि कॉन्सेप्ट अगर बहुत ज़्यादा क्लियर करना है तो आप एस का जो बुक है उसको भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ज़्यादा वो अगर इंग्लिश वीक है तो फिर आप NCERT का ही बुक लीजिए और जितना पॉसिबल हो सके आप NCERT बुक को बार बार पढ़ते रहिए। क्या कि मैथ रीजनिंग जो है वो लगभग समझ लीजिए जिसे 25 मैथ पूछ रहा है और 30 ही पूछ रहा है, तो टोटल मिलाकर आपका 55 क्वेश्चन हो गया। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि बच्चे इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं तो मैथ में एक ही कॉन्सेप्ट है और बाकी रीजनिंग में एक ही कॉन्सेप्ट है, तो 50 नंबर तक तो ये लोग अधिकतर लड़के जो तैयारी करते हैं कि फ़ाइट तो उन्हीं के बीच होना है जो तैयारी कर रहा है, बाकी फ्रेशर को तो खाली भीड़ लगा के रखेंगे। तो उसके वजह से मैं बता रहा हूँ कि जो 50 नंबर का है लगभग बच्चे सारे ले आएंगे। मेन फैक्टर बनेगा आपका साइंस का, कि साइंस में इतना कॉन्सेप्चुअल पूछ रहा है, इसका मतलब आपको साइंस बहुत बारीकी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। देखिए जीके तो 20 नंबर का उसमें करंट अफेयर भी है और जीके भी है, तो ये थोड़ा पोर्सन जो था थोड़ा फास्ट हो जाता है, क्योंकि आपको 10 नंबर के लिए आपको पूरा लुसेंट पढ़ना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अगर जो आप पीछे लुसेंट पढ़े तो अगर जो भी आप पढ़े हैं तो उससे आपका मैक्सिमम मेरे को लगता है कि 10-12 क्वेश्चन रहेगा तो आपका 6-7 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला अगर पीछे पढ़े तो। अगर आप उसको लुसेंट को नहीं भी पढ़ते तो ज़्यादातर फोकस कीजिए कि साइंस जो है वो पूरा क्लियर कर लीजिए, ताकि रिजल्ट बनाना है अभी साइंस ही। मैथ रीजनिंग के भरोसे नहीं रहेगा, सबका मैथ रीजनिंग बनेगा 50 तक तो कोई नहीं छोड़ेगा वो। लेकिन मैं बता रहा हूँ वो लोग के लिए जो बराबर तैयारी कर रहे हैं, मतलब दे वॉन्ट हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम while if your examination, because they have a good preparation in mathematics and reasoning, and you are saying that only we have achieved 50 marks of mathematics and reasoning, then we will be safe. Though it will be very complicated for you, so you have to study your science very clearly and you have to clear all the concept, and then after you are able to score a good score in the field of science, and then after you will be able to get your success in group D. Otherwise you will have to face problem. So मैथ और रीजनिंग के भरोसे नहीं रहिएगा, आप साइंस को जितना बढ़िया से पॉसिबल हो सके साइंस को बढ़िया से बार बार रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए उतना बेनिफिट होगा। मैथ रीजनिंग के सहारे में मत रहिएगा, क्योंकि सभी का बनेगा। और मैथ बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं आ रहा, रीजनिंग का आ रहा है, तो जो 4 क्वेश्चन जो सीटिंग अरेंजमेंट वाला है या फिर जो पजल है उसमें थोड़ा कहीं मतलब डाइवर्ट कर रहा है बच्चा का माइंड। अदरवाइज मैथ में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैथ में 25 का 25 बन जा रहा है बच्चे। मैंने बहुत मेरे जो दोस्त लोग दिया है तो लोग काफ़ी बता रहे हैं कि मैथ में मेरा 25 एकदम सही हो गया है, तो उसमें ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो मायने रखेगा आपका यही जो ग्रुप डी का साइंस है, वो साइंस ज़्यादा फैक्टर रहेगा। अभी तो फ़िलहाल TCS पकड़ के रखी है पैटर्न, ये इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा आपका ऑप्टिक्स है, ये दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट फेज में सारा जो फिजिक्स क्वेश्चन था इसी से था और सेकंड फेज में भी देखने को इसी से मिला। तो मेरे को लगता है अपकमिंग जो एग्ज़ाम होने वाला है तभी आपका ग्रेविटी बाकी है, आपका एनर्जी वर्क पावर बाकी है, दूसरा आपका साउंड बाकी है, तो ये सब चैप्टर अभी बाकी है। तो हो सकता है आगे वाले शिफ्ट में ये सारे टॉपिक को पूछा जाए और TCS ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए आप ऐसा मत सोचिएगा कि यार खाली आपको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है और ऑप्टिक्स चल रहा है, तो मेरे को लगता है कि सिर्फ इसी को कर लो, तो थोड़ा उसमें ज़्यादा ठीक है ध्यान सभी में देना है, सारा टॉपिक को बढ़िया से कवर करना है। क्योंकि TCS है कभी भी कुछ भी कर सकती है, पूछने के बाद वही होता है ना कि कैसा लगा मेरा मजाक, वही वाला हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए बेटर आपके लिए यही है कि एज फार एज पॉसिबल फॉर यू जस्ट ट्राई टू वर्क हार्ड मोर एंड मोर एंड यू विल गेट योर जॉब वेरी सिक्योरली। अदरवाइज यू हैव टू फेस प्रॉब्लम। You do not ignore any kind of topic in addition to group D examination. Every topic is important and every topic should be covered by you, and then after you are able to get your result properly without facing any problem. और मेरे को लगता है ये भी जैसा भी पेपर चल रहा है ये आई थिंक लगता है ये इसका कट ऑफ 70-75 से अब ही रहेगा, 60 से तो नीचे रहेगा ही नहीं। तो 70 अगर पार कर लेते हैं तो ठीक रहेगा, 75 पार कर लेते हैं तो मैंने जॉब आपका सिक्योर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितना ग्रुप डी वाले स्टूडेंट जिनका बाकी है अभी वो 9 का भी नाइन का पोर्शन अभी टच नहीं किया है, तो 9 का पोर्शन टच करने ही वाला है अगले फेजेस के एग्ज़ाम में। तो इसलिए जितना पॉसिबल हो सके आप बार 9 का भी जो बुक है उसमें सारा चीज़ कर लीजिए। इस बार थोड़ा घटा दिया है अभी जी और आपका क्या बोलते हैं ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का पोर्शन अभी ज़्यादा नहीं पूछ रहा है। तो मेरे को लगता है अपकमिंग एग्ज़ाम में जो अपकमिंग फेजेज में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसमें हो सकता है बायोलॉजी का पोर्शन बढ़ा दे। अभी साइंस में फिजिक्स का वेटेज थोड़ा ज़्यादा कर दिया, तो अपकमिंग एग्ज़ाम में मेरे को लगता है वो बढ़ा देगा। इसलिए बढ़िया से NCERT करते रहिए और पढ़ते रहिए। आपकी ग्रुप डी की परीक्षा कब है? मेरी ग्रुप डी की परीक्षा अब मेरे को लगता है कि 4th पेज में होगा, कि 3rd पेज में तो 4 गो है, तो मेरा उसमें ईस्टर्न कोलकाता नहीं है, तो ईस्टर्न रेलवे
ईस्टर्न रेलवे कोलकाता नहीं है, तो उस वजह से मैं बोल सकता हूँ 19 तारीख के बाद ही एग्ज़ाम होगा। और मैं अभी वही करूँगा जो मेरा 9-10 का बुक है, उसी को बार बार रिवीजन करूँगा। रिवीजन क्या मतलब, मैं बच्चा पढ़ाता हूँ तो मेरा रिवीजन हो जाता है। बाकी मेरे को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा जो लूसेंट है, लूसेंट तो मैं पढ़ता ही हूँ। जो करंट अफेयर है, खाली करंट अफेयर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लूँगा। बाकी मैथ रीजनिंग तो मैं पढ़ते रहता हूँ, वो सब तो मेरा ठीक ठाक मेरा तैयारी है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। ताकि मैं काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा हूँ, तो इस वजह से मेरा मैथ और रीजनिंग जो है वो थोड़ा ठीक ठाक है, मतलब अच्छा है। 25 और इधर रीजनिंग में 28-29 तो बन ही जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बाकी जो बच गया खाली करंट, मतलब ज़्यादातर मैं फोकस करता हूँ अभी करंट अफेयर में, और जो बुक है उसको NCERT का उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूँ। बाकी जो कोचिंग पढ़ाते हैं तब तो क्लियर हो ही जाता है बच्चे को, जो पढ़ाता हूँ मैं। इस वजह से मेरे को ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। ऐसे मैं जितना कोशिश वगैरह देखता हूँ तो सारा मेरे को क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि यार किस लेवल का पूछ रहा है और किस लेवल का नहीं है, तो उस हिसाब से मैं देखता हूँ कि नहीं, सारा एग्ज़ाम जो क्वेश्चन है वो लगभग मेरे जितना मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को उससे मेरा भिड़ जाता है, तो मेरा इस तरह से क्लियर हो जाता है। बाकी देखते हैं आगे क्या हो रहा है। पिछला हम लोगों ने जो कवरेज किया था जिसमें आवाज़ नहीं आ पाई, उसमें बता रहे थे कि आज टाइपिंग में कुछ इलीगल हुआ है। और टाइपिंग में तो कुछ जो बच्चा था, मतलब मेरा एक दोस्त था अभी दिवाकर नाम का, तो उसका 3-4 जगह वो बेचारा उसको उसका सिस्टम बदला गया, क्योंकि सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये जो TCS है इसको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। कोई बोल रहा था कि यहाँ का TCS बंद कर देना जाना चाहिए, बंद करना सोल्यूशन नहीं है। हाँ, उसको रिफॉर्म किया जा सकता है। ये जो यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं या फिर जो यहाँ के मेन पर्सन है, उसको थोड़ा इन्फॉर्म करना चाहिए कि हाँ, आए दिन बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे अभी गर्मी का सीज़न है, यहाँ पे पंखा का भी व्यवस्था सही नहीं है, AC वगैरह तो ये नहीं है, जबकि AC प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, पंखा वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए। तो इस वजह से मेरा जो दोस्त था दिवाकर, वो उसको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, जिसके वजह से उसका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया नहीं गया। हालांकि वो तो बता रहा है कि मेरा 2000 की स्टॉक है, तो जो उसका 2000 की स्टॉक है तो फिर बता रहा है कि मेरा एक्यूरेसी बढ़िया नहीं है, क्योंकि बार बार जगह चेंज करना एक मेंटल प्रेशर बन जाता है। एक तो ऑलरेडी उसके पास मेंटल प्रेशर था, और बार बार जगह चेंज करने की वजह से उसका और मेंटल प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से उसका एग्ज़ाम बोल रहे कि थोड़ा ख़राब हो गया। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि सब गलत हो रहा है यार, समझना चाहिए। एक तो हम लोग अपने बेरोजगार है, कुछ मतलब नौकरी का कोई आशा नहीं है। अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है और अपॉर्चुनिटी में भी ख़त्म हो जाता है। देखिए, बार बार अपॉर्चुनिटी मिले और सच टाइप ऑफ मिस्टेक अगर होता है तो इट्स वेरी कॉमन, बट अगेन एंड अगेन द सेम मिस्टेक विल बी रिपीटेड, then what will the student do? It's a very tough and very hard moment for the student, and that's why they will feel very bad, and they won't have to do anything in his life. And you know, some student will leave the examination, competitive examination, because मतलब इसमें बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेसी आ जा रहा है। देखिए, अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी आदमी का ये हाल हो जा रहा है, तो हाउ विल आई मैनेज दिस? तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं लगता है कि जो रेलवे वाला या फिर जो TCS वाला हो, अब यहाँ प्रॉब्लम है कि हर जगह प्रॉब्लम है। मेरे को नहीं लगता कि हर जगह प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मुद्दा बार बार यही उठता है। तो मेरे को मोस्ट प्रोबेबली लगता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा यहाँ होगा, क्योंकि मैंने और भी TCS में एग्ज़ाम दिया है, तो सारे TCS में जो फैसिलिटीज होता है बहुत बढ़िया होता है। कहीं ना कहीं इन लोग का फैसिलिटी थोड़ा गड़बड़ है, तो इन लोग को थोड़ा सुधार करना चाहिए, और इन लोग को जितना परफेक्ट हो सके अपना TCS को, जो ये वाला सेंटर है धनबाद में, उसको बढ़िया किया जाना चाहिए। तो ऐसा कह सकते हो एग्ज़ाम में इलीगल हो रहा है? एग्ज़ाम में सर इलीगल वाला कोई वैसा नज़र नहीं आया। जितना जो परेशानी हुआ बच्चा को, जो एग्ज़ाम देने में परेशानी हुआ, बाकी इलीगल अगर बोल सकते हैं कि इलीगल यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा फ्रॉड लड़का नहीं बैठा था जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि नहीं, यहाँ का जो स्टाफ लोग है थोड़ा हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, दूसरे लड़का को बैठा दिया है एग्ज़ाम देने के लिए। वैसा यहाँ पे कोई देखा नहीं गया। यहाँ नीट एंड क्लीन एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई जी थोड़ा सा यहाँ जी, यहाँ हम लोग जो फर्स्ट कवरेज कर रहे थे वहाँ पे काफ़ी संख्या में स्टूडेंट थे, उसमें आवाज़ नहीं आ पाई थी। वहाँ पे स्टूडेंट्स का कहना था कि एग्ज़ाम में इलीगल हो रहा है। तो आपके अनुसार क्या लगता है, इलीगल हो रहा है या लीगल एग्ज़ाम हो रहा है? सर एग्ज़ाम तो इलीगल ही हो रहा है ना सर, जब स्टूडेंट के साथ अनफेयर उनका सुना ही नहीं जा रहा है। क्योंकि एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि अगर स्टूडेंट का कुछ प्रॉब्लम होती है तो RRB अधिकारी से बात कर सकते हैं, बात ही करने नहीं दिया जा रहा है। ठीक, और कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं, ठीक। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आपके लिए आज टाइपिंग टेस्ट का रिव्यू प्रोवाइड करवाया, और काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई है। एक्चुअली हम लोगों ने पहले 24 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया था,
जिसमें बहुत ही भारी संख्या में स्टूडेंट है, लगभग 10 से 12, लेकिन उसमें किसी कारण से आवाज़ नहीं आ पाई है। तो लास्ट में जो 2 स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई थी, इन दोनों स्टूडेंट्स ने अपने प्रॉब्लम को बताई है। तो आपका जो एग्जामिनेशन हो रहा है, क्या आपको भी किसी तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है या नहीं करना पड़ा, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।